जब मैं एक झपकी लेकर उठा तो मैंने देखा कि पूरा सेक्ट गायब हो चुका था। मैं गलती से कल्टीवेशन की दुनिया में आ गया था और एक शीर्ष शक्ति तई ज़ेन सेक्ट का उम्मीदवार शिष्य बन गया था। लेकिन एक दिन जब मेरी आंख खुली तो सेक्ट में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी मेरे सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। 1024 दिनों बाद इस दुनिया पर एक महान विनाश आने वाला है। उस दिन सभी जीवित प्राणियों का संहार कर दिया जाएगा। यह सुनकर मुझे लगा कि सेक्ट के सभी लोग पहले ही अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके हैं। इसलिए मैंने भी समय बर्बाद नहीं किया और सेक्ट के खजाने, दुर्लभ संसाधनों और अमूल्य खजानों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सेक्ट के लोग भागे नहीं थे। एक दुर्घटना के कारण वे सभी सेक्ट के ठीक ऊपर मौजूद एक रहस्यमय गुप्त लोक में फंस गए थे। और सबसे बड़ी बात, वे मेरी हर हरकत देख सकते थे। उन्होंने मुझे गुप्त पुस्तकालय में घुसते देखा, 8वीं रैंक का आध्यात्मिक अमृत पानी की तरह पीते देखा और 9वीं रैंक की गोलियां कैंडी की तरह खाते देखा। सेक्ट के सभी बुजुर्ग गुस्से से आग बबूला हो गए। इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्होंने मुझे एक ही दिन में नया रियल्म तोड़ते हुए देखा और फिर आसानी से 9वीं रैंक की गोलियां बनाते देखा तो पूरा सेक्ट स्तब्ध रह गया। जिस लड़के को वे पहले मुसीबत समझ रहे थे, अब वही उनके सेक्ट की आखिरी उम्मीद बन चुका था। उधर मैं अकेला सेक्ट में घूम रहा था और सोच रहा था कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए। तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी। स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ रेस्क्यू सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। 1024 दिनों बाद महान विनाश आएगा। अरबों लोग मारे जाएंगे। केवल हेवनली वेनरेट रियल्म तक पहुंचकर ही जीवित रहने की आशा है। सिस्टम आपकी पूरी सहायता करेगा। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन उसके बाद जो सच्चाई सामने आई वह इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय थी। असल में सेक्ट के लोग गायब नहीं हुए थे। सच्चाई जानकर मैं पूरी तरह हिल गया। वे लोग गायब नहीं हुए थे। वे तो मुझे छोड़कर पहले ही भाग गए थे। मेरे दिल में जैसे 10,000 घोड़े एक साथ दौड़ पड़े। अगर भागना ही था तो कम से कम मुझे भी साथ ले जाते। मैं तो अभी बस में चढ़ा भी नहीं था। तभी मैंने सिस्टम से पूछा, भाई तुम आखिर कर क्या सकते हो? पहले ही बता दूं, इस शरीर की कल्टीवेशन टैलेंट बहुत खराब है। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो तो हम दोनों का बचना मुश्किल है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। इस सिस्टम का मुख्य कार्य होस्ट को एक सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ बनाना है। अब शुरुआती मार्गदर्शन मिशन जारी किया जा रहा है। मिशन, सेक्ट के स्क्रिप्चर पवेलियन में प्रवेश करें और चेक इन करें। फिर सिस्टम ने गंभीर आवाज में कहा, चेतावनी, यह मिशन अत्यंत कठिन और उच्च जोखिम वाला है। मिशन पूरा करने पर पुरस्कार मिलेगा, टैलेंट में 10,000 गुना वृद्धि। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। 10,000 गुना टैलेंट? क्या इतना भी संभव है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टम का पहला इनाम इतना पागलपन भरा होगा। आखिर स्क्रिप्चर पवेलियन सेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक था। पहले एक बाहरी शिष्य होने के नाते मुझे उसके आसपास जाने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पूरा सेक्ट खाली पड़ा था। कोई पहरेदार नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। मेरे लिए यह मिशन लगभग मुफ्त का इनाम था। यह सोचकर मैं बिना एक पल गवाए सीधे स्क्रिप्चर पवेलियन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां मेरा इंतजार एक ऐसी चीज कर रही थी जो मेरी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। उधर तई ज़ेन सेक्ट के ऊपर मौजूद शून्य लोक में सेक्ट के सभी शिष्य और बड़े बड़े विशेषज्ञ फंसे हुए थे। इस जगह को तई ज़ेन रूइंस कहा जाता था। यह एक प्राचीन गुप्त लोक था जहां हर 15 साल में एक बार सेक्ट के शिष्यों को प्रशिक्षण और अवसर प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। इस बार भी सब कुछ सामान्य था। सेक्ट के उच्च अधिकारी शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए यहाँ लाए थे और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक भयानक दुर्घटना हो गई। गुप्त लोक का निकास द्वार पूरी तरह बंद हो गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। कई शिष्य अभी भी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे और उन्हें यह तक नहीं पता था कि वे सभी फंस चुके हैं। जबकि सेक्ट के उच्च अधिकारियों के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। स्थिति को संभालने के लिए सेक्ट मास्टर आगे आए और बोले, साथियों, तई ज़ेन रूइंस अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है। शायद समय के साथ यहाँ की कुछ जगहों की संरचना अस्थिर हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड एल्डर्स इस समस्या को ठीक कर देंगे। उनकी शक्ति आकाश और पृथ्वी को हिला सकती है। जब तक वे यहाँ हैं, हम निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे। उनकी बात सुनकर सभी का मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन सेक्ट मास्टर ने तुरंत अगला सवाल उठाया, जब तक ग्रैंड एल्डर समाधान खोज रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि यहाँ से निकलने का कोई और तरीका है या नहीं। तभी हेवनली मिस्ट्री पीक के एल्डर शंगवान ने कहा, मुझे याद है कि इस बार सभी शिष्य गुप्त लोक में प्रवेश नहीं कर पाए थे। एक व्यक्ति अभी भी सेक्ट के बाहर मौजूद है। सभी लोग तुरंत उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, 3 साल पहले होली मेडन कियाओ ड्रैगन स्लेइंग क्लिफ में एकांत साधना के लिए गई थी। वह निर्वाणा प्रक्रिया से गुजरकर पर्पल मैंशन रियल्म में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। उसने पहले ही संदेश छोड़ दिया था कि तई ज़ेन रूइंस खुलने पर उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कई लोगों की आंखों में आशा की चमक आ गई।
लेकिन तभी एल्डर लियो मुस्कुराते हुए बोले, असल में सेक्ट के बाहर सिर्फ होली मेडन ही नहीं है, तई जेन रूइंस के पास एक बैकअप एक्टिवेशन कोड भी है, और अगर कोई उसे सक्रिय कर दे तो शायद हम सभी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यह सुनते ही पूरे गुप्त लोक में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। एल्डर लियो की बात सुनकर सभी के चेहरों पर खुशी लौट आई। यदि होली मेडन बाहर आ जाए तो वह बाहर से गुप्त लोक का मार्ग खोल सकती थी। उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति को देखते हुए जैसे ही वह साधना से बाहर निकलकर खाली सेक्ट देखती, तुरंत समझ जाती कि सभी लोग तई जेन रूइंस में फंसे हुए हैं। लेकिन तभी हेवनली मिस्ट्री पीक के पीक मास्टर ने चिंता भरे स्वर में कहा, योजना अच्छी है, लेकिन एक समस्या है। हर बार होली मेडन की एकांत साधना कम से कम 5 साल चलती है, कई बार तो वह 15 साल तक भी बाहर नहीं निकलती, और इस बार वह पर्पल मैंशन रियल में करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में संभव है कि वह 20 साल तक भी बाहर न आए। यह सुनते ही सभी की मुस्कान गायब हो गई। 20 साल? अगर उन्हें यहाँ 20 साल फंसे रहना पड़ा तो नतीजे की कल्पना करना भी मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद सेक्ट मास्टर ने गहरी सांस ली। फिलहाल अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं, पहले नीचे की स्थिति देखते हैं। कौन जाने, शायद होली मेडन पहले ही अपनी साधना पूरी कर चुकी हो। यह कहते हुए उन्होंने एक जादुई मंत्र का प्रयोग किया। तुरंत उनके सामने मौजूद विशाल अवरोध पारदर्शी हो गया। अब वे बाहर की दुनिया को साफ साफ देख सकते थे। अचानक एक एल्डर ने आश्चर्य से चिल्लाया, जल्दी देखो, वहां कोई खड़ा है। सभी की निगाहें उसी दिशा में मुड़ गईं। और सचमुच आउटर पीक के ऊपर एक अकेला व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वह कैंडिडेट आउटर डिसाइपल की वर्दी पहने हुए था। दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए वह आराम से पर्वत पथ पर चल रहा था। उसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उस समय पूरे सेक्ट में वही एकमात्र व्यक्ति दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद वह आउटर पीक के एक मिशन हॉल में प्रवेश कर गया। फिर उसने अपना डिसाइपल टोकन निकाला और माउंटेन गार्डिंग स्टीली पर रख दिया। यह दृश्य देखकर सभी एल्डर्स और सेक्ट मास्टर ध्यान से उसे देखने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाला बाहरी शिष्य जल्द ही पूरे तई जेन सेक्ट की किस्मत बदलने वाला था। जैसे ही वह मिशन हॉल पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। एक पल के लिए भी बिना रुके उसने अपना डिसाइपल टोकन निकाला और माउंटेन गार्डिंग स्टीली में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन जमा करना नहीं, बल्कि पागलों की तरह कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स निकालना शुरू कर दिया। उधर तई जेन रूइंस में यह दृश्य देखकर मिशन हॉल के एल्डर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया, यह तो हद हो गई। इस लड़के ने देखा कि सेक्ट में कोई नहीं है और सीधे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लूटने लग गया। क्या इसे बिल्कुल शर्म नहीं है? सेक्ट मास्टर भी गुस्से से भर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस लड़के का चरित्र बेहद घटिया है। ऐसा व्यक्ति हमारे तई जेन सेक्ट में रहने के योग्य ही नहीं है। लेकिन नीचे खड़ा शिक्युआई इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। उसकी आंखों के सामने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना खुल गया हो। उसने मन ही मन सोचा, पूरा सेक्ट तो भाग चुका है, अब यहाँ सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तो सेक्ट की सारी चीजें मेरी ही हुई ना? थोड़ा बहुत ले लेने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अगर एल्डर्स को पता चला तो वे मुझे दोष नहीं देंगे। उधर गुप्त लोक में एल्डर लगभग पागल हो चुका था। वह दांत पीसते हुए बोला, बेशर्म, इसकी चमड़ी तो शहर की दीवार से भी मोटी है। 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ले चुका है और अभी तक रुका नहीं। यह लड़का तो पूरा डाकू निकला। तभी सेक्ट मास्टर ने आउटर पीक डीकॉन निंगजेन को बुलाया। क्या तुम इस लड़के को जानते हो? निंगजेन ने ध्यान से नीचे देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक याद आया। उसने सम्मान से कहा, सेक्ट मास्टर, इस व्यक्ति का नाम शिक्युआई है। 6 महीने पहले यह कंगमंग फॉरेस्ट पार करके हमारे सेक्ट तक पहुंचा था। मैंने देखा कि दाव की खोज के प्रति इसकी इच्छा बहुत दृढ़ है, इसीलिए सेक्ट के नियमों के अनुसार मैंने इसे भर्ती कर लिया था। लेकिन सेक्ट मास्टर ने तुरंत हाथ हिलाकर उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। दाव की खोज की दृढ़ इच्छा? तुमने इसका चरित्र देखा भी था? यह लड़का तो मौका मिलते ही पूरे सेक्ट का खजाना साफ कर रहा है। यह सुनकर निंगजेन भी चुप हो गया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही लालची दिखने वाला नया शिष्य आगे चलकर पूरे तई जेन सेक्ट की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला था। जैसे ही मैं स्क्रिप्चर पवेलियन के मुख्य द्वार तक पहुंचा, मैंने अपना डिसाइपल टोकन सामने मौजूद पत्थर के स्तंभ पर रख दिया। तुरंत मेरे खाते से 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कट गए। उसी क्षण सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, स्क्रिप्चर पवेलियन पहुंचने का प्रारंभिक मार्गदर्शन मिशन पूरा हो चुका है। पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। अब नया मिशन जारी किया जा रहा है। किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास करके बॉडी टेम्परिंग रियल में प्रवेश करें। मिशन पूरा होने पर आपको मार्शल आर्ट्स मास्टरी स्क्रॉल प्राप्त होगा। इस स्क्रॉल का उपयोग करने पर कोई भी मार्शल आर्ट एक ही दिन में माइनर मास्टरी स्तर तक पहुंच जाएगी। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल उठा, इनाम तो मिल गया, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या सच में मेरी टैलेंट 10,000 गुना बढ़ी है? सिस्टम, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे?
लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने खुद ही इसकी जांच करने का फैसला किया। मैंने पास रखी एक कल्टीवेशन मैनुअल उठाई और उसे खोला। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके शब्दों पर पड़ी, मैं दंग रह गया। उसमें लिखी हर बात तुरंत समझ में आने लगी। जो बातें पहले बेहद जटिल लगती थी, वे अब बच्चों के खेल जैसी आसान हो गई थी। यहाँ तक कि टेक्निक के सबसे गहरे और कठिन सिद्धांत भी पल भर में स्पष्ट हो गए। उस समय मुझे यकीन हो गया, सिस्टम ने झूठ नहीं बोला था। मेरी टैलेंट सचमुच 10,000 गुना बढ़ चुकी थी। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा, क्योंकि कल्टीवेशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण बॉडी टेम्परिंग रियल्म ही होता है। यही वह रियल्म है जो भविष्य की पूरी नींव तैयार करता है। और अब जब मेरे पास इतनी भयानक टैलेंट थी, तो मैं कोई साधारण टेक्निक क्यों चुनता? पहली मंजिल की टेक्निक्स अब मेरी नजरों में बेकार थी। मेरे मन में केवल एक ही विचार था, ऊपर जाना है, सबसे शक्तिशाली टेक्निक हासिल करनी है। उधर तयी ज़ेन रूइंस में सभी एल्डर्स भी मुझे ध्यान से देख रहे थे। एक एल्डर ने पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है, यह लड़का स्क्रिप्चर पवेलियन की किस मंजिल तक पहुंच पाएगा? ट्रांसमिशन पीक के पीक मास्टर ने तुरंत तिरस्कार से कहा, मेरे हिसाब से तो यह पहली मंजिल के नीचे वाले स्तर से भी आगे नहीं जा पाएगा। इसकी प्रतिभा इतनी साधारण है कि दूसरी मंजिल तक पहुंचना भी असंभव है। उनकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। किसी को भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पहली मंजिल पर खड़ा मैं अचानक सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। पूरा तयी ज़ेन रूइंस एकदम शांत हो गया। सभी एल्डर्स की आंखें फैल गईं। रुको, यह क्या कर रहा है? क्या यह सचमुच स्क्रिप्चर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहा है? इसने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लूटकर भी चैन नहीं लिया। अब यह ऊपरी मंजिलों की डिवाइन टेक्निक्स पर भी नजर डाल रहा है। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की हंसी हमेशा के लिए रोक दी। सभी एल्डर्स अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक एल्डर ने हंसते हुए कहा, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चुराने के बाद अब इसे ऊंचे स्तर की टेक्निक्स भी चाहिए। इस लड़के का लालच तो आसमान छू रहा है। दूसरे एल्डर ने तुरंत सहमति जताई। इसकी प्रतिभा को देखते हुए तो यह दूसरी मंजिल की सीढ़ियों को छू भी ले तो बड़ी बात होगी। पूरी जिंदगी में एक कदम भी ऊपर नहीं जा पाएगा। सभी को पूरा विश्वास था कि मैं यहीं रुक जाऊंगा। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने मुझे बिना किसी कठिनाई के दूसरी मंजिल पर पहुंचते देखा। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। जो लोग अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे अजीब हो गए। शर्मिंदगी के कारण उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऊपर बैठे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने कुछ कल्टीवेशन मैनुअल्स देखी, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद मैं थोड़ा निराश हो गया। बस इतनी ही, यहाँ की सबसे अच्छी टेक्निक भी केवल प्रोफाउंड ग्रेड की है। मुझे इससे बेहतर चाहिए। यह सोचकर मैं फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उधर आसमान में बैठे एल्डर्स के चेहरे फिर बदल गए। उनकी आंखों में अब मजाक की जगह संदेह दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षण बाद मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। अब सभी लोग गंभीर हो चुके थे। कोई भी पहले की तरह हंस नहीं रहा था। सेक्ट मास्टर भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर इस लड़के में सचमुच प्रतिभा है तो शायद इसे मौत की सजा देने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी सजा और सही मार्गदर्शन से यह एक अच्छा शिष्य बन सकता है। लेकिन जब वह यह सोच ही रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी सोच ही बदल गई। मैं एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल पार करता जा रहा था, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना जरा भी हिचकिचाए। चौथी मंजिल, फिर पांचवी, और फिर सीधा छठी मंजिल। यह दृश्य देखकर पूरा तयी ज़ेन रूइंस स्तब्ध रह गया। कई एल्डर्स अपनी जवानी में भी केवल छठी मंजिल तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन एक साधारण आउटर डिसाइपल वहां तक ऐसे पहुंच गया था जैसे टहल रहा हो। हेवनली मिस्ट्री पीक के पीक मास्टर ने हैरानी से ट्रांसमिशन पीक के पीक मास्टर शू याओई की ओर देखा और पूछा, जूनियर ब्रदर शू, कहीं तुम्हारे स्क्रिप्चर पवेलियन के नियम खराब तो नहीं हो गए? शू याओई ने तुरंत सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। असंभव। स्क्रिप्चर पवेलियन स्वयं तयी डाओइस्ट वेनरेबल द्वारा बनाया गया था। यह तयी ज़ेन रूइंस की तरह अस्थिर नहीं है। इसके नियमों में कोई खराबी आ ही नहीं सकती। यह सुनकर सभी एल्डर्स के चेहरे और भी गंभीर हो गए, क्योंकि अगर नियम खराब नहीं हुए थे तो इसका मतलब केवल एक ही था। जिस लड़के को वे निकम्मा और लालची समझ रहे थे, उसकी प्रतिभा शायद उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक थी। और अभी वह रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। सेक्ट मास्टर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, जैसे ही इसने देखा कि सेक्ट में कोई नहीं है, इसने सेक्ट की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया। अभी हम सीक्रेट रियल में फंसे हुए हैं, इसलिए इसे सजा नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे, इसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल में भेजा जाएगा और 300 कोड़ों की सजा दी जाएगी। यह सुनकर डीकॉन निंग ज़ेन तुरंत झुक गया और चुपचाप पीछे हट गया। उधर ट्रांसमिशन पीक के पीक मास्टर नीचे मुझे देखते हुए लगातार सिर हिला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा मुसीबत का पिटारा हूं। लेकिन उस समय मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी अभी एक ही बार में 10 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर लिए थे।
मैंने खुशी से अपना डिसाइपल टोकन हिलाया। वाह, इतने पॉइंट्स तो काफी समय तक चल जाएंगे। इसके बाद मैंने बिना समय बर्बाद किए सीधे सेक्ट के डॉक की ओर रुख किया। वहां खड़ी एक एयरशिप को टोकन से सक्रिय किया और उसमें सवार हो गया। सिर्फ आधे घंटे बाद मैं ट्रांसमिशन पीक पहुंच चुका था। मुझे वहां आते देखकर ट्रांसमिशन पीक के पीक मास्टर समझ गए कि मेरा अगला लक्ष्य स्क्रिप्चर पवेलियन है। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। यह लड़का मूर्ख नहीं है, बस खुद को जरूरत से ज्यादा समझता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे स्क्रिप्चर पवेलियन में केवल पहली मंजिल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर खोली जा सकती है। बाकी सभी मंजिलें प्रतिभा और योग्यता के आधार पर खुलती हैं। सबसे शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक्स और डिवाइन एबिलिटीज ऊपरी मंजिलों में रखी गई हैं। फिर उन्हें होली मेडन की याद आई। जब होली मेडन ने अपनी टेक्निक चुनी थी तो अपने 10,000 क्लाउड्स ओरिजिन दाओ बॉडी की वजह से वह सीधे 8वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। उसकी प्रतिभा होली सन ली झेंगवे से भी कम नहीं थी। इसके बाद उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने निराश होकर कहा, लेकिन इस लड़के की प्राकृतिक प्रतिभा बेहद साधारण है। मुझे तो लगता है कि पहली मंजिल की टेक्निक सीखना भी इसके लिए मुश्किल होगा। हालांकि उनकी बातें कठोर थी, लेकिन सच्चाई भी यही थी। तई जेन सेक्ट का स्क्रिप्चर पवेलियन कोई साधारण जगह नहीं था। उसमें अनगिनत टेक्निक्स, डिवाइन आर्ट्स, फॉर्मेशंस और प्राचीन नियम संग्रहित थे। हर कल्टिवेटर की प्रतिभा का परीक्षण किया जाता था और उसी के अनुसार उसे ऊपर की मंजिलों तक जाने की अनुमति मिलती थी। यह व्यवस्था स्वयं सेक्ट फाउंडर ने बनाई थी, जो किसी भी साधक की वास्तविक क्षमता को पूरी तरह पहचान सकती थी। कहा जाता था कि पिछले 10 लाख वर्षों में कोई भी नवी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। जब सभी एल्डर्स इस बात पर अफसोस जता रहे थे, तभी मैं आखिरकार स्क्रिप्चर पवेलियन के सामने उतर चुका था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वह पूरे तई जेन सेक्ट के इतिहास को हिलाकर रख देगा।